हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर हम आपके लिए लेके आए थे 2021 बैच के सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 बैच के जो एनाटॉमी का सेकंड पेपर है उसके सॉल्यूशंस। जो ये पेपर है लास्ट पीवाईक्यूज के जो आपको पेपर पीवीसी क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं, ये आप जरूर करके जाना बिफोर अगर एग्जाम। अगर आप ये पूरा लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो 100% यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं उनके अंदर आपने देखा है कि है ना, जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुके थे वो एज इट इज़ रिपीट हुए। माना कि कम परसेंटेज में होते हैं, बट अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपका इजीली पेपर बहुत से अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई भी पेपर जो उठा लो, जैसे आपने पदार्थ का भी किया था तो उसमें भी एज इट इज़ क्वेश्चन जो 21 बैच के रिपीट हुए थे फर्स्ट पेपर में, वैसे ही है ना क्रिया शारीर का भी आपका रिपीट हुआ था और वैसे ही संस्कृत के हुए थे। अगर आप पेपर सॉल्व करके जाते हो तो आपके बहुत फ़ायदा है कि है ना, आपके को एक तो टाइम आपका कम लगेगा, क्योंकि अगर आपको पता आपका सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन होगा ना तो आप उसको जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये गलती मत करके जाना कि आप पेपर सॉल्व करके पीवीएस ना जाओ, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, फिर वो पीवाईक्यू जो करता है ना उसके अच्छे परसेंटेज इजीली बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि अपन को तुरंत रिकैप करना होता है आंसर। जो अगर पीवाईक्यूज एज इट इज आता है ना तो अपन को पता है इसका सॉल्यूशन, तो अपन जल्दी लिख पाते हैं एज कम्पेयर टू उस टाइम पे सोचना। तो एक तो एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, आंसर भी अच्छा लिखा जाता है अगर आपने पहले सॉल्व किया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। और अगर ये हमने आपको 21-22 बैच के सॉल्व करा दिए जो नए एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कल आपका 23 बैच का जो है रचना सेकंड जो है पेपर है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आज हम आपको कराएंगे 22 बैच का पेपर। ठीक है, और अगर ये दोनों पेपर आप कर लेते तो हमारे लास्ट पीवाईक्यूज में एक सीरीज थी लास्ट 10 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप वो कर लोगे तो आपके आराम से अप्रोक्स 80 to 90% पेपर इजीली आप कवर अप कराओगे। ठीक है, तो चलिए आज अपनी स्टार्ट करते हैं जो रचना शारीर सेकंड पेपर 2022 बैच का। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि 20 एमसीक्यू आते हैं है ना सिलेबस में। सबसे पहला एमसीक्यू जो 22 बैच में पूछा गया था वो था आमा से को माना है, क्या माना है, आश्य और कोष्टांग, यानी आश्य कोष्टांग दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा दोनों। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, नासिका का कितना प्रमाण होता है, वो होता है मेनली 4 अंगुल। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं विटप मर्म क्या है, बताओ। विटप मर्म होता है स्नायु मर्म। ये एज इट इज़ आपको क्लासिफिकेशन याद करने, जिससे आप क्वेश्चन सीधा टिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में प्लिया में कौन सी शिरा घुलती है, यानी विच वेन डेन इन स्प्लेनिक वेन, वो इंफीरियर मेजेंटिक वेन। ठीक है, सीधे के सीधे क्वेश्चन हैं जो आपको याद होंगे तो आप इजीली करके आओगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वो है नंबर ऑफ द त्रिगामी धमनी, यानी जो त्रिगामी धमनी है वो कितनी होती है कुल, वो संख्या में होती है 4। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये आपको धमनी शारीर ये जो धमनियाँ बता रखी है आचार्यों ने वो इजीली आप क्लासिफिकेशंस देख के जाना, आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार त्रिगामी बोले उर्ध्वगामी पूछ लेंगे तो वो आपको आंसर आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज दे, बट इससे रिलेटेड ही देगा तो आपको पता है कि ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, तो आप ये सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है। अभी आपका जो कल का जो एनाटॉमी का 2023 बैच का अभी आपका जो पेपर हुआ है उसमें आपने देखा ही होगा, जैसे षष्ठी बुद्धि मैंने आपको है ना एक पेपर सोल्व करवाया था 2021 और 22 बैच में से, उसमें सीधा क्वेश्चन एज इट इज आता है, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे देखो एज इट इज छपा था तो आपको उसमें सोचने की देरी नहीं थी, आप सीधा ही षष्ठी टिक कर दे थे। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट अगर पढ़ के जाओगे ना ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर पाओगे। जैसे सोतस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, फिजियो में भी काम आता है, यहाँ पे भी आता है। सोतस के मूल पूछ लेते हो, 10 सोतस के मूल क्या होते हैं, हृदय और 10 धमनियाँ। ठीक है, तो इसमें हृदय ऑप्शन था इसलिए इसका सीधा आंसर हृदय गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको याद होगा तो ये आप कर पाओगे, तुक्का इसमें लगाना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा सोतस विद लक्षण तालुसोस है, देखो तालुसोस होते हैं ना दो के हैं, एक तो मेदवय के भी हैं और एक उदकवय सोतस के हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है मेदवय सोतस, तो वो टिक करना है। ठीक है, और अगर उदकवय भी है तो बहुत ऑप्शन इसका सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन है, उसमें 2022 में पूछा गया था कि मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी इसे ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है, वो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ये देखो आर्टरीज हम आपको लेक्चर्स में पढ़ाएंगे, जिसमें क्या है कि डायरेक्ट आप ब्रांचेस याद करना, या आपको 5 नंबर में 10 नंबर में भी पूछ लेते हो, एमसीक्यू में तो आती है ब्रांचेस। ब्रांचेस अगर आप इजीली याद करोगे तो आपका आंसर अच्छा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9th क्वेश्चन में पूछा था
फोसा लूनेटा कहाँ मिलता है, वो मिलता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें क्या है कि डायरेक्ट आप याद करोगे ना ये फोसा, ये कौन सा फोसा कहाँ पे आया था, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेजोरेक्टाइमल डक्ट किस में ओपन होती है, वो होती है इंफीरियर मियाटिस में, ठीक है। इसका तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। फिर 11th क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिलरी एयर साइनस इज ओपन इन मिडल मियाटिस, ये जो नोज है ना उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो उसमें इजीली सबकी ओपनिंग्स दे रखी है। जो पैरानेजल साइनस है ना, जैसे इस बार मैक्सिलरी पूछे तो अगली बार फ्रंटल की पूछ लेंगे, तो ये आप है ना सभी साइनस कौन सी जगह पे ओपन होता है वो ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में 12th नंबर में एमसीक्यू में क्या पूछा गया था, वर्टिबल लेवल ऑफ द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया, तो ये इसका लेवल क्या होता है C6, ठीक है। ऑप्शन में था C4 C6 T1, तो इसका आंसर जाएगा C6। उसके बाद में क्या है कि किडनी का जो है वर्टिबल लेवल बताना है, तो वो होता है T12 से L3, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे ऑर्गन्स के लेवल, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में जैसे मेल यूरेथ्रा की कितनी लंबाई होती है वो हमारे 21 बैच में आया था, तो ईजी है। देखो पहले इन्होंने यूरेथ्रा का पूछ लिया, इस बार इन्होंने 22 में यूरेटर का पूछ लिया, तो ऐसा ही आपके पेपर में भी कल आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से करके जाना ये क्वेश्चन, अब कोई गारंटी नहीं, ये एज इट इज़ भी MCQ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि ड्रेनेज इन दी राइट ओवेरियन वेन में कौन ड्रेन करता है, वो करता है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद में जो है 16 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था नर्व सप्लाई सुपीरियर ऑब्लिक मसल, वो होती है 4th क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा B, ठीक है। उसके बाद में अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं 17 में जो है इन्होंने पूछा था कि कुष्ठ एवं विसर्प त्वचागत 2 रोग है जो कौन सी में होते हैं। ये देखो हमने आपको जो त्वचा पढ़ाई थी उसमें इजीली बता रखा है कि कौन सी त्वचा में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और टिक भी बता रखी है कि सीक्वेंस में याद रखनी है, एलो या पास नहीं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का सीधा जाएगा कुष्ठ और विसर्प किस में था, वेदनी में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 18वें क्वेश्चन में, ये श्लोक की एक लाइन ली गई थी, तो इस श्लोक की अगर या अंत कोष्ठ अम्ल विभजते पक्वाश्यस्ता, देखो पक्वाश्यस्ता कौन सी है कला, यानी पक्वाश्य जो है कौन सी कला में आती है, पुरुषधरा कला, तो पुरुषधरा कला कौन सी होती है, 5वीं, ठीक है। ये कला से आया था, कला के तो श्लोक आपको सारे याद करने हैं MCQ में से इस बार पक्वा से देते हैं, तो षष्ठी पिद्धरा कला भी आपके आ सकता है। फिर उसके बाद में 19वें नंबर पे क्या पूछा गया कि संवंतरम गोसंत अनाकारम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, वो है सीसन, ठीक है। उसके बाद में 20 जो है ना 20वें नंबर का क्वेश्चन, उसमें दिया कफ सोनिता मासानाम छार किस अंग की उत्पत्ति हुई है, वो है टंग यानी जीवा, ठीक है। ये श्लोक के अकॉर्डिंग आपको करने हैं, इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपके श्लोक आते हैं तो ये आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। और ये श्लोक कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे जो आश्य और जो कोष्टांग पढ़े हैं वहाँ पे। जो 21 नंबर में सीधा क्वेश्चन आया था 5, अब अपन ने देखो 20 MCQs कर लिए हैं, अब अपन 22 बैच के जो है आए हुए मेन एग्जाम में जो आए थे उसमें से अपन 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखें, तो 5-5 नंबर के और 10-10 नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे कि रिपीट होते रहते आयुर्वेदा के एनाटॉमी में, बट मॉडर्न के थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। बट मॉडर्न के भी अगर आप लास्ट के 5 से 10 साल के अगर पेपर सॉल्व करके जाओगे तो आपके इजीली वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने एक सीरीज़ भी बताई थी 10 लास्ट ईयर के 10 ईयर्स की, तो उसमें से आप क्वेश्चन कर जाना, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है वो सीरीज़। उसमें क्या है इंसिजम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता रखे हैं कि कौन से टॉपिक के कितना वेटेज और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो अगर आप कर लोगे ना तो आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। तो अगर आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद में आप अपन 22 बैच के 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था 21 नंबर का, उसमें पूछा था कि कोष्ठ एवं आश्य का वर्णन करें, तो इसमें आपको कोष्ठ कितने होते हैं आश्य कितने होते हैं वो लिखना था, उनका संक्षिप्त में वर्णन करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एक 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था प्रमाण की परिभाषा लिखते हुए इसका उपयोगिता लिखे। देखो प्रमाण वैसे वेटेज तो इसका 2 नंबर का ही है, वो भी MCQ में, बट एग्जामिनर ने दे दिया है 5 नंबर में, तो आप इसका जैसे अंजलि प्रमाण और अंगुली प्रमाण 2 प्रकार के प्रमाण बताए, प्रमाण का चिकित्सा महत्व क्या होता है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े बहुत जैसे अंजलि प्रमाण तो ईजी है, सारे याद होते हैं, है ना, तो वो अंजलि प्रमाण पूरे और अंगुली प्रमाण कुछ कुछ जो याद है वो लिखाना, ठीक है। उससे आपके आराम से 4 नंबर आ जाएंगे 5 में से, ठीक है।
क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि पूरे में से पूरे तो किसी के नहीं आते, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सोतस का वर्णन करें। देखो सोतस यहाँ पे आ गया है, क्रिया में आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और सुश्रुत के अनुसार वही उसके मूल जो होंगे ना, सुश्रुत के अनुसार अलग है, धमनियाँ मान रहे सुश्रुत, लेकिन चरक ने धमनियाँ नहीं लिखी है। तो आप अच्छे से वो सोतस पढ़ के जाना। अगर आपको सोतस नहीं आता है तो हमारी डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि राइट लंग को एक्सप्लेन करो। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि राइट लंग के एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, फिर इंटरनल जनरल इंट्रोडक्शन, फिर एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे कि इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और फिर इसका क्लिनिकल एक्सपेक्ट। बस ऐसे लिख के अपन को इसको कंप्लीट करना है। एक्सटर्नल फीचर में भी आप क्या लिखोगे, उसकी बॉर्डर्स कितनी होती है, उसमें सर्फेसेस कितनी होती है, उसमें सल्काई कितने होते हैं, है ना, उसमें गायरस कितने होते हैं, क्योंकि सर्कस गायरस जो उभरे हुए है, जो गड्ढे फीसर कितने होते हैं, तो ये लिखना है। अगर ब्रेन आ गया तो उसमें सर्कस गायरा ही पूछ लेता है सेरिब्रम की, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि देखो ये जो फॉर्मेट है ना, ये इसमें दे रखा है, जैसे ये जो लिख रखा है ना, ये एक तरीके का फॉर्मेट है, डायरेक्ट कितनी भी पूछ सकता है आपसे। बट अगर आपको एग्जामिनर ने फॉर्मेट दे में ही पूछा, जैसे लोकेशन लिखो, एक्सटर्नल फीचर लिखो, ब्लड सप्लाई लिखो, बट अगर आपको ये ना दे तो भी आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसकी लोकेशन इंट्रोडक्शन लिखना है कि कितनी होती है, ठीक है, फिर कितनी क्या काम आती है, फिर नॉर्मल 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन की लिखने के बाद एक्सटर्नल फीचर्स की हेडिंग डालोगे, उसमें लोकेशन और ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर उसकी कितनी बॉडी होती है, कितने पोल होते हैं, कौन सी सर्फेसेज होती है, ये सब आपको लिखनी है। और फिर एक्सटर्नल फीचर लिखने के बाद आपको उसकी सप्लाई लिखनी है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई में दोनों आ जाएगी, वेनस ड्रेनेज और आर्टियल सप्लाई, ठीक है। फिर उसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद में 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड पूछी गई थी। इसमें वही एज इट इज जो अपन ने ऊपर बताया है आपको, वो फॉर्मेट में ही लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक्सटर्नल फीचर, फिर सप्लाई और फिर उसका क्लिनिकल, ठीक है। उसके बाद में 27 नंबर कला पूछी गई थी पूरी की पूरी। कई बार क्या होता है कि पूरी कला ना देके वो क्या दे देते हैं, जैसे षष्ठी पिद्यरा कला का वर्णन के, तो आपको इनके श्लोक अच्छे से याद होने चाहिए, श्लोक लिखोगे तभी इसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया था कि यूरेटर को एक्सप्लेन करें। तो यूरेटर आपको वही एक्सटर्नल, पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक्सटर्नल फीचर, फिर उसका आप सप्लाई लिखोगे, फिर उसके बाद में आप उसकी क्या बोलते हैं क्लिनिकल लिखोगे। ये जो मेजर हेडिंग हमने आपको बता दी है, उस हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मैं एग्जामिनर को भी तभी पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग कर दोगे ना तो आपके एक तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, फॉर्मेट में लिखा होता है वो कम भी पड़ेगा, बट अगर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अगर आप हाईलाइट करोगे तो उससे क्या है कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन पेपर में ध्यान रखना, आप कलरफुल पेन का यूज़ मत करना, आप ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करना, इसके सिवाय आप कोई कलर का पेन यूज़ मत करना, ठीक है। तो अपन ने 5 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब अपन करने वाले 10 नंबर के क्वेश्चन जो 2022 बैच में आए थे। तो 2022 बैच में 29 नंबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था 10 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके कितने पार्ट होते हैं, फिर एक्सटर्नल फीचर, फिर उसके डायमेंशन, कौन कौन से पार्ट पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती है, ठीक है, और फिर उसकी सप्लाई, और फिर उसकी जो आर्टियल सप्लाई है, फिर उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो मर्म से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो 21 बैच में क्या आया था कि उसका क्लासिफिकेशन लिखते हुए सीधा मर्म का ऐसे वर्णन करे या फिर स्नायु वर्णन का वर्णन करे, ये आया था। तो 30 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है कि 2022 बैच में पूछा गया था कालांतर प्राणहार मर्म का वर्णन करें, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ये मर्म ना लिखे, आपको पहले मर्म की परिभाषा, निरुक्ति, पर्याय, फिर उसका आपको क्लासिफिकेशन करते हुए कालांतर मर्म को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो किसी को भी पूरा एक मर्म याद नहीं रहता। अगर आप इतना एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में जो 2022 बैच में पूछा गया था, वो था कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड डिस्क्राइब द इंटरनल फीचर ऑफ राइट एटीएम। राइट एटीएम के इंटरनल फीचर और हार्ट के एक्सटर्नल फीचर मतलब सारा का सारा हार्ट की कितनी बॉडी होती है, कितनी सरफेस होती है, उसमें कितने फीचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी एक्सटर्नली स्ट्रक्चर, एपेक्स का होता है, बेस का होता है हार्ट का, ठीक है, वो सब आपको बताने थे। उसकी लोकेशन का है, मिडल मीडियस्टर्नम में कहाँ वो लोकेटेड है, ये सारा एक्सप्लेन करना था, डायग्राम बनाना था, और फिर बताते हुए लास्ट में आपको राइट एटीएम बताते हुए उसका क्लिनिकल एक्सपेक्ट लिखना था, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप कोई भी ऑर्गन आता है उसको आप आज से और कॉस्ट से लिंक कीजिए, जिससे क्या क्या आयुर्वेदा के भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे हृदय, हृदय को कौन सा, जैसे क्या क्या पता है हृदय के बारे में, आचार्य ने क्या वर्णन किया है, तो वो आपको इसमें लिखना है। जैसे लंग्स आ गए तो फुफ्फुस के बारे में लिखना है, ठीक है।
वृक्क का आ गया तो वो किडनी आ गई तो वृक्क के बारे में लिखना है, तो थोड़ा बहुत लिखोगे तो उससे आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में 22 नंबर में सेंसरी ऑर्गन से क्या आया था, नोज़। अब नोज़ में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, उसकी लेटर वॉल ऑफ नोज़, और नोज़ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, कितने उसके पार्ट होते हैं, उसकी सप्लाई क्या होती है, और उसके क्लिनिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टेलीग्राम आप लिंक पे आप हमें पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे हमारी डाउट सेशन है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप हमें बताइए, हम आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होप आपका पेपर अच्छा जाए और